हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। इससे पहले मैंने एसी मोटर के बारे में बता दिया, जो उसका इंट्रोडक्शन भी आपको बता दिया था इससे, और सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है और इसकी रेटिंग कैसे बताई जाती है इसके बारे में मैंने बता दिया था। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो एसी मोटर का पार्ट है। इसके बारे में हम आज कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो इससे रिलेटेड टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं आज। स्लिप स्पीड के बारे में, स्लिप क्या होती है वो बताऊंगा, और इसमें स्लिप स्पीड क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, और रोटर की स्पीड क्या होती है इसके संरचना के बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसकी संरचना, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे बनती है, ठीक है। और इसमें दो टाइप के रोटर होते हैं। एक स्क्वायरल केज होता है, स्क्वायरल केज रोटर होगा, एक वाउंड टाइप का या तो स्लिप रिंग टाइप का रोटर होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे, सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे गलत लिख गया है मोटर, ये रोटर की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। प्राइमरी टॉर्क क्या होते हैं, टॉर्क मतलब बलाघूर्ण होता है ये, इसको हिंदी में बलाघूर्ण बोलते हैं। आज प्राइमरी टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, और कब ये मैक्सिमम होता है, किस कंडीशन में, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब बलाघूर्ण मैक्सिमम होता है, आज इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके थे कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, तो NS = 120 F/P। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, आप इसको डिस्कस कर लीजिएगा और घर पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड मुझे भी लगता है आपको कोई क्वेरी नहीं होगी। और स्लिप देखिए, अब इसमें आप समझ लीजिए कि स्लिप क्या होती है। जो सिंक्रोनस स्पीड होती है और रोटर की जो स्पीड होती है उसका उसका जो डिफरेंस होगा वो उसकी स्लिप होगी। मतलब कि जो रोटर जो एक्चुअल में क्या होगा, मान लो गिवन है वैल्यू, सिंक्रोनस की स्पीड है 1500 आरपीएम की है, और रोटर जो रोटेट कर रहा है एक्चुअल में जब हम उसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तब वो जो रोटर रोटेट करता है उसकी स्पीड मेजर करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब माइनस करेंगे एक दूसरे को, तब उस हमको क्या मिलेगी, स्लिप मिलेगी। और उसी स्पीड को हम बोलते हैं क्या, स्लिप स्पीड। तो ये देख लीजिए, इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है, स्टेटर के कारण उत्पन्न तुल्यकालिक गति जो मतलब सिंक्रोनस स्पीड होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है, अतः घूर्णनकारी चुंबकीय क्षेत्र रोटर पर यांत्रिक बल के कारण इसे घुमाता है। तुल्यकालिक गति का रोटर की गति में अंतर स्लिप कहलाता है। मतलब कि जो अंतर होगा स्लिप, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का, वही क्या होगी, इसकी स्लिप कहलाती है। स्लिप स्पीड का तुल्यकालिक गति के सापेक्ष अनुपात जो रेशियो हम निकालते हैं, तो एस स्लिप को हम डिनोट करते हैं एस से, दोनों का डिफरेंस NS - NR/NS, ये होता है इसका आंशिक रेशियो। ये इसको इससे हम पता करते हैं कि किस इस रेशियो में स्लिप क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज अगर निकालेंगे, परसेंटेज स्लिप आप निकालेंगे, तो दोनों का रेशियो NS - NR/NS × 100/100 ये आपको पता है, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगी, NS - NR/NS × 100। ये स्लिप की परसेंटेज निकालने के लिए इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है, जब रोटर स्थिर होता है तब क्या होती है, स्लिप मैक्सिमम होती है, क्योंकि जब रोटर की स्पीड होगी, मान लीजिए सिंक्रोनस की स्पीड होगी, उसकी रेटिंग मान लीजिए 1500 आरपीएम दी हुई है आरपीएम, लेकिन रोटर जो होगा वो 0 है। जब इसका डिफरेंस 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, स्लिप की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब जब स्थिर कंडीशन में रोटर क्या होता है, मोटर जब स्थिर होती है तब क्या होती है, स्लिप उसकी मैक्सिमम होती है। और मिनिमम जब मोटर रोटेट करने लगती है सिंक्रोनस स्पीड से, मतलब जो रेटिंग स्पीड है उस स्पीड से अगर रोटर रोटेट करने लगता है तो क्या हो जाएगा, वो उसकी लोवेस्ट स्लिप होगी। ठीक है, तो ये क्या देख लीजिए, इसमें जब इंडक्शन मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति से
घूम रहा होता है तब स्लिप न्यूनतम होती है। ये इसमें मेंशन किया हुआ है, डेफिनेशन में भी आप देख लीजिए। इसको अपनी कॉपी और पेन में नोट करते चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो इस लेक्चर के लिए के साथ आप अपनी पेन और कॉपी ज़रूर रखें, जिससे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो भी डिस्कस होगा यहाँ पे उसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। इंडक्शन मोटर के लिए आदर्श अवस्था में स्लिप की जो रेंज होती है वो क्या हाँ तक होगी, जीरो से लेके 1 तक। इससे अगर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आती है तो इसका मतलब कि उस क्वेश्चन में आपने कहीं ना कहीं गलती की हुई, या तो फिर आपका आंसर जो आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है। मतलब कि इसका जो वैल्यू होगी एस की हमेशा 1 से कम और 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो रियल वैल्यू में ये होती है। रोटर की स्पीड क्या होती है, रोटर अथवा मोटर की वास्तविक गति रोटर स्पीड कहलाती है। जो हमारा एक्चुअल में जो रोटर रोटेट करता है, देखिए अब सिंक्रोनस की जो स्पीड होगी वो तो उसकी रेटिंग पे डिपेंड करता है कि किस रेटिंग की मोटर है, उसी हिसाब से उसकी सिंक्रोनस स्पीड डिसाइड होती है। अब रोटर जो होगा वो सिंक्रोनस स्पीड कभी रन ही नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे लॉसेस होते हैं उसमें, कोर लॉस होगा, मैकेनिकल लॉस होंगे। ये सब लॉसेस की वजह से वो सिंक्रोनस स्पीड को गेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से रोटर क्या होता है, सिंक्रोनस गति से रन नहीं कर पाता है और उससे हमेशा क्या होगा, कम में रोटेट करता रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इसको हम एनआर से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं रोटर स्पीड। मोटर की वास्तविक गति जो हो अथवा रोटर की तुल्यांकिक गति में कम होता है। मतलब कि जो रोटर की स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड से ऑलवेज कम होगी, ठीक है। तो इससे देखिए रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ, और ये इसका आप जो फार्मूला डिनोट किए थे उससे आप इस फार्मूले को भी आप डिनोट कर लेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और कोई भी जब कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा, या तो फिर आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जाएंगे कंपटीशन से रिलेटेड, या तो फिर ITI से रिलेटेड, या तो किसी और PSU से रिलेटेड, तो सारे में इस टाइप के आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। रोटर की अपेक्षित गति मतलब रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, आपको पता है S इक्वल्स टू क्या होता है, NS माइनस NR। ये तो आपको पहले से पता है कि स्लिप क्या होती है, S दोनों का सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड का डिफरेंस होता है। जब हम सिंक्रोनस स्पीड को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगी, उसकी रोटर की रिलेटिव स्पीड होती है। रोटर की फ्रिक्वेंसी जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम F से डिनोट करते हैं रोटर की फ्रिक्वेंसी को, लेकिन FR से डिनोट करते हैं। जब कभी भी उसकी सिंक्रोनस फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, उसको SF, मतलब ये सिंक्रोनस प्लस उसकी रोटर की फ्रिक्वेंसी, सिंक्रोनस इंटू रोटर की फ्रिक्वेंसी मिलके क्या बन जाएगा, सिंक्रोनस फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो या तो रोटर की फ्रिक्वेंसी इसको बोलेंगे, यही इसकी सिंक्रोनस फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। यदि सप्लाई आवृत्ति F हो, इसमें दिया हुआ है यदि सप्लाई आवृत्ति F हो तो उसके सापेक्ष रोटर की आवृत्ति होगी जो FR इक्वल्स टू SF। ये पहले भी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि क्या होगी, यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इसको आप अपनी कॉपी में या तो बुकलेट में नोट करते जाइए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थिर अवस्था में स्लिप की वैल्यू 1 होती है, तो मतलब कि रोटर की फ्रिक्वेंसी जो होगी और जो रोटर की फ्रिक्वेंसी होगी वही होगी क्या, स्टैंड स्टिल कंडीशन में दोनों की फ्रिक्वेंसी इक्वल होगी। इसीलिए क्या होता है, जब रोटर स्थिर अवस्था में होगा तो दोनों फ्रिक्वेंसी बराबर होगी। अस्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करती है। मतलब कि इसमें क्या होता है, आपको पता होगा ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। इसका प्रिंसिपल किस पे वर्क कर सकता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। सेम प्रिंसिपल पे ये 3 फेज इंडक्शन मोटर भी वर्क करती है, इसीलिए दोनों का सर्किट डायग्राम भी लगभग सेम ही होता है।
तो कभी आप देख इसके डायग्राम के बारे में पढ़िएगा तो इसके सर्किट डायग्राम जब आपको दिखाऊंगा और ट्रांसफार्मर का आप सर्किट डायग्राम से मैच कराइए तो दोनों का लगभग सेम रहेगा सर्किट डायग्राम, ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, इसीलिए दोनों का लगभग डायग्राम भी सेम होता है। तो इसमें देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलेज में आपको ये पहले फार्मूला सिंक्रोनस गति का बताया था और उसके बाद ये फार्मूला परसेंटेज ऑफ सिंक्रोनस स्पीड ही इससे रिलेटेड फार्मूला है और रोटर फ्रीक्वेंसी स्लिप से कैसे रिलेट करती है इससे रिलेटेड ये फार्मूला है। 3-4 फार्मूलेज आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और इससे कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। इससे क्वेश्चन रिलेटेड आप कंपटीशन में भी आते हैं या तो फिर NTPC सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले नोट करके इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। अब इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप देख लीजिए ये कैसा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है क्या, इसमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज और S दिया हुआ है 4% और दिया हुआ है 3 फेज इंडक्शन सप्लाई। इसमें क्या ज्ञात करना है सिंक्रोनस स्पीड। तो आपको पता होगा कि NS इक्वल्स टू क्या होता है 120 F/P। तो इसमें P दिया हुआ है 6 पोल, तो P बराबर इसमें दिया हुआ है 6, इसमें वैल्यू रखेंगे तो NS इक्वल्स टू 120 F, इसमें 50 रखेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा तो 20 कितना हो जाएगा 1000 RPM, ठीक है। ये आ गई आपकी सिंक्रोनस स्पीड। और रोटर की गति आप कैसे पता करेंगे आपको देखिए S हमको पता है S कितना है 4% है और 4% है और ये सिंक्रोनस स्पीड आपको पता चल गई कितना है 1000 आपको पता है। दोनों का डिफरेंस क्या होता है NR इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्लिप के बराबर होता है। तो इससे हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे NR की, NR इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 100 1000 1 - 4% ये हो गया। तो इससे निकालेंगे क्या 1000 इससे निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू कितनी रखेंगे 4, तो आ जाएगा क्या 9, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको फार्मूला पता है NR इक्वल्स टू क्या होता है NS 1 - S। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा NR इक्वल्स टू 1000 1 - 4%, ठीक है। तो 4% इसमें दिया हुआ है, 4% का मतलब कितना 100, तो इससे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 इंटू 100 में से माइनस करेंगे 96/100 इतना आ जाएगा 96/100। इसको कैंसिल करिए तो टोटल कितना आ जाएगा 960, ठीक है। ये आ गई रोटर की स्पीड। अब ये देख लीजिए अगर फ्रीक्वेंसी इसमें सिंक्रोनस जो स्लिप है वो जितनी ज़्यादा होगी उसकी रोटर की स्पीड उतनी ही कम आएगी। इसी पे स्लिप पे ही डिपेंड करता है कि वो रोटर की स्पीड कितनी आने वाली है। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर की संरचना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। इसमें देख लीजिए मैं पहले भी आपको डायग्राम दिखा चुका हूँ 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रोटर, एक पार्ट होता है रोटर, एक होता है स्टेटर। स्टेटर वाला पार्ट जो होता है वो फिक्स होता है, वो मूव नहीं करता है। रोटेटिंग वाला पार्ट जो होती है वो रोटेट करती है। इसी पे रोटर की वाइंडिंग होती है जिसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोले हैं, मतलब कि रोटर पे जो होगी वाइंडिंग वो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी और स्टेटर पे जो वाइंडिंग होगी वो प्राइमरी वाइंडिंग होगी। तो इसमें देख लीजिए स्टेटर या इंडक्शन मोटर का स्थिर भाग होता है, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि ये इंडक्शन मोटर का एक स्थिर भाग होता है जिसको सिलिकॉन स्टील की पतली परतों के को जोड़कर या तो फिर इसको लेमिनेट करके
बनाया जाता है। मतलब ये इसमें क्या सिलिकॉन स्टील को भी हम लेमिनेट करते हैं तब इसको जाके बनाते हैं। लेमिनेशन क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, करंट का लॉस होता है, इसी वजह से हम उसको लेमिनेट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेमिनेट करना, क्योंकि अगर लेमिनेट नहीं होगी तो उसमें बहुत सारे लॉसेस होगी, करंट का लॉस होगा, प्लस साउंड का लॉस होगा या कोर लॉस होगा। इसीलिए हम क्या होते हैं, उसको लेमिनेट करते हैं, जिससे वजह से लॉसेस कम हो जाता है। ठीक है, स्टेटर के आंतरिक जो भाग के खांचे बनाए जाते हैं, मतलब जो इसका इंटरनल पार्ट होगा, आपको दिखाऊंगा अभी डायग्राम में। कुछ डायग्राम मेरे पास हैं, तो ये देख लीजिए। ये इसका इंडक्शन मोटर का पार्ट है। तो ये जो आपका पार्ट है वो है स्टेटर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है आपका रोटर वाला पार्ट। तो इसमें कुछ खांचे बनाए जाते हैं, ऐसे अंदर की तरफ से कुछ खांचे बने होते हैं। ये खांचे क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, या तो फिर इसमें खांचे में 3 फेज की स्थापित करते हुए इन्हें 3 फेज सप्लाई दी जाती है। जो खांचे बने होते हैं इन्हीं से हम इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, 3 फेज की सप्लाई दे देते हैं। 3 फेज बाइंडिंग स्टार 3 फेज जो होगा वो स्टार या तो फिर डेल्टा कनेक्टेड होंगे। मतलब कि इसका कनेक्शन कैसा होगा, या तो स्टार में होगा या तो फिर डेल्टा में होगा। मतलब इसको सप्लाई देंगे या तो स्टार में देंगे या तो डेल्टा में देंगे। आप देख लीजिए डेल्टा का डायग्राम कैसे बनता है, स्टार का डायग्राम कैसे बनता है। ये सारे क्या हो गए, आपके 2 कनेक्शन हो गए जिसके थ्रू हम इसको सप्लाई दे सकते हैं। मतलब दोनों के थ्रू सप्लाई देंगे, या तो फिर RYB जो होगा वो RYB ऐसे कनेक्ट होगा, या तो फिर ऐसे कनेक्ट होगा। इस टाइप का सप्लाई हम RYB ऐसे सप्लाई उसको हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है कितने का, 120 डिग्री का। मतलब फेज की बात करें तो अगर इसके वेव फॉर्म की बात करेंगे तो कुछ ऐसा वेव फॉर्म बनता है। एक तो यहाँ से जो 0 से स्टार्ट होगी उसकी वेव फॉर्म होगी, एक क्या होती है मैक्सिमम से स्टार्ट होगी उसकी वेव फॉर्म होगी, ऐसा कुछ। और एक निगेटिव से स्टार्ट होगी उसकी वेव फॉर्म होगी, ऐसे कुछ बनती है वेव फॉर्म। ये सारी क्या होती हैं, फेज डिफरेंस होता है। मतलब कि सारे में जो होगा 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। ऐसे ही डिनोट करते हैं इसकी वेव फॉर्म को। जितनी भी वेव फॉर्म होगी साइनसोइडल नेचर होती है इसके वेव फॉर्म को। ये मैक्सिमम मतलब कि जो फेज होगा ये पॉजिटिव की तरफ होगा, ये मिनिमम जो होगा फेज वो निगेटिव की तरफ होगा, और ये 0 से स्टार्ट होगा। तो इन सारों में मिला के टोटल फेज डिफरेंस कितना का 120 120 120 का सब में फेज डिफरेंस होता है। अब इस स्टेटर वाइंडिंग द्वारा 3 फेज RMF प्राप्त होती है। मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसी के थ्रू हमको रिसीव होती है। जब कभी भी 3 फेज सप्लाई को हम अपने स्टेटर वाले पार्ट को कनेक्ट करते हैं तब उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, या तो घूर्णनकारी चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में भी आप नोट करते जाइएगा इसको। रोटर क्या होता है, रोटर के आधार पर ही हम मोटर को विभाजित किया जाता है। रोटर मतलब कि रोटर जो होगा अंदर वाला इंटरनल वाला पार्ट होगा, इसी को देख के हम बता देंगे कि ये किस टाइप की मोटर है। 2 टाइप का आपको पता है। एक रोटर कैसा होता है, एक रोटर स्क्वायरल केज टाइप का होगा या तो फिर वाउंड टाइप का होगा। वाउंड टाइप का रोटर ही हम स्लिप रिंग मोटर भी उसको बोलते हैं, स्लिप रिंग रोटर भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी देखिए इसमें रोटर जो होगा वो 3 टाइप के होते हैं, एक स्क्वायरल केज टाइप का, एक डबल स्क्वायरल केज टाइप का। डबल स्क्वायरल केज के बारे में अभी थोड़ा सा बताऊंगा मैं, लेकिन पहले आप देख लीजिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में हम बता रहे हैं। अब तो इसको हम हिंदी बोलते हैं पिंजड़ा पोल टाइप का, पिंजड़ा गुफा टाइप का इंडक्शन मोटर, या तो फिर दोहरी पिंजड़ा पोल टाइप का इंडक्शन मोटर। अब स्लिप रिंग या तो फिर इसको बोलेंगे वाउंड टाइप का इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग टाइप का या तो फिर वाउंड टाइप का, सर्पी वलयकार इंडक्शन मोटर या कुंडली लेपित इंडक्शन मोटर इसको हिंदी में बोलेंगे। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए ऐसा कुछ बनाया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन जो होगा पिंजड़ा के तरह ही आपको दिखेगा। इसको देखने में आपको लगेगा ये पिंजड़े के जैसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इसमें देखिए स्कीप्ड है, ये सारी रॉड्स जो हैं वो
थोड़ी बहुत तिरछी है। इसका तिरछी होने का भी बहुत सारा रीज़न है, इस वजह से इसको तिरछी रखा जाता है। इससे बहुत सारे इसके मेजर इशू सॉल्व हो जाते हैं, इसकी वजह से हम इसको तिरछा रखते हैं। अभी थोड़ी सी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको तिरछा क्यों रखते हैं। पहले देख लेते हैं ये क्या होता है। एल्यूमिनियम या तो कॉपर का बना होता है और ये शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब कि ये क्या होगा, एक दूसरे पार्ट से ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट होगा, मतलब ये शॉर्ट होगा। ठीक है, तो मतलब डायरेक्टली कनेक्ट करते किसी वायर को एक दूसरे से वायर से कनेक्ट करना ही शॉर्टिंग कहलाता है। तो इसमें क्या है, ये रॉड्स हैं, रॉड्स क्या है, एक रिंग से दूसरे रिंग से कनेक्ट है, इसीलिए इसको शॉर्ट सर्किट कॉपर रिंग भी बोलते हैं। या एक गिलहरी के पिंजड़े नुमा संरचना होती है, मतलब इसको हम देखने में कैसा लगेगा, गिलहरी जो होगी उसके पिंजड़े नुमा संरचना होगी। इसमें एक एल्युमिनियम कॉपर की छड़ों की छोटी तिरछी स्टील की स्थापित होती है, मतलब जो ये रॉड्स होंगी वो एल्युमिनियम या तो कॉपर की स्टील की तिरछी रॉड होगी। इन छड़ों को दोनों ओर कॉपर रिंग जो होगी वो दोनों द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। देख लीजिए इसमें कि दोनों की जो रिंग होगी वो कॉपर की होगी, उन दोनों को हम आपस में स्क्यूड मतलब तिरछे में शॉर्ट कर देते हैं। दोनों सिरे शॉर्ट सर्किट होने के कारण अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ना संभव नहीं होता, मतलब कि ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें प्रतिरोध संभव नहीं है, मतलब इसका प्रतिरोध कम होगा, जिसकी वजह से हम क्या होंगे, करंट अच्छी खासी हमको मिलेगी, जिसकी वजह से टॉर्क हमको जो मिलेगा, इसमें जो घूर्णनकारी बल होगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तिरछे खांचे लेने का कारण इसमें देख लीजिए, तिरछे खांचे जो लेने से छड़ की लंबाई बढ़ जाती है, मतलब देख लीजिए आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए होता है। ये क्या है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध जिसको हम बोलते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये जो है तिरछे हैं तो मतलब लंबाई क्या होगी उसकी ज़्यादा होगी। अगर सीधा होता तो मैं बोलता कि लंबाई उसकी लंबाई कम है, लेकिन तिरछे हैं तो इसके लिए इसकी लंबाई ज़्यादा है, और प्रतिरोध जो होगा वो लंबाई पे डिपेंड करता है। ये देखिए इसमें डायरेक्टली, क्योंकि आर जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, जैसे ही एल बढ़ेगा वैसे ही रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस इस पर ज़्यादा लगता है, इसीलिए हमको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। वाइंडिंग प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, इसके फलस्वरूप प्रारंभिक धारा का मान घट जाता है। जो धारा होगी इसमें, अब आपको पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई, या तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन आर। तो आई जो है तो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। तो क्या होगा इसमें इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ा हुआ है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे प्रतिरोध अगर बढ़ जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो इससे आप क्लियर हो गया होगा कि आप डाउट कि आप इसमें करंट की वैल्यू क्यों कम हो जाती है और प्रतिरोध का मान क्यों ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें लेंथ की वजह से प्रतिरोध का मान ज़्यादा क्यों हो जाता है। ये सब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देख लीजिए, तिरछे खांचे लेने के कारण तथा रोटर के ध्रुव स्टेटर के ध्रुव के पूर्ण गुणज न लेकर विषम लिए जाते हैं, मतलब कि इसमें जो रोटर जो होगा उसका जो मल्टीपल होगा वो विषम होगा, मतलब कि जैसे देखिए मैं मान लो स्टेटर के 4, 8, 12 एक प्रॉपर मल्टीपल में है, मतलब एक सीरीज़ में है। तो इस मल्टीपल में हम कभी भी रोटर का जो पोल होंगे उसमें हम कभी इस मल्टीपल में नहीं लेंगे, क्योंकि क्या होता है उसमें शॉर्ट जो मतलब मैग्नेटिक हमिंग होती है, या तो मैग्नेटिक शॉर्ट्स होंगे वो क्या होंगे उसमें लग जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या होगा, रोटर लॉक हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक लॉकिंग। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसमें क्या करते हैं, जब अगर स्टेटर पोल हमने 4 लिया हुआ है तो रोटर पोल हमको लेना पड़ेगा 4+2, मतलब कि इसमें P+2 क्या कर देते हैं,
स्टेटर पोल रखते हैं, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग होने का खतरा कम हो जाता है, या तो फिर इसमें नील हो जाता है मैग्नेटिक लॉकिंग का। अगर मैग्नेटिक लॉकिंग ज़्यादा होगी तो मोटर क्या होगी, सही से रोटेट नहीं करेगी, हमेशा क्या होगी, स्थिर कंडीशन में आने की कोशिश करती रहेगी, जिसकी वजह से इसमें लाइट कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये बर्न करने के चांसेस इसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये सब सारे रीज़न होते हैं इसमें पोल्स को डिफरेंस से, मतलब 2 के मल्टीपल में लेने या विषम मल्टीपल में लेने का, इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन में इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एवं चुंबकीय जकड़न जो होगी, मैग्नेटिक लॉकिंग होगी, तथा चुंबकीय भनभनाहट, जो चुंबक की वजह से भनभनाने की आवाज़ आती है, वो भी कम हो जाएगी। जो आप देख रहे हो मोटर जब स्टार्ट होती है तो बहुत तेज़ से भनभनाने की आवाज़ आती रहती है, वो भी इसमें बहुत कम होगी। पूर्ण गुणज का अर्थ मतलब कि कंप्लीट मल्टीपल का क्या अर्थ होता है, जैसे कि 6 पोल में आपने ले लिया है तो इसमें 6, 18, 24 ये मल्टीपल में है 6 पोल के, लेकिन इसके विषम की बात करते हैं तो इसमें जैसे 8 है, 14 है, 20 है, ये 6 के मल्टीपल में नहीं आते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं विषमित गुणांक। ठीक है, तो आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए ठीक है, आगे ये रोटर का कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। कम लागत के कारण ये 90% AC मोटर में हम यह मोटर प्रयोग करते हैं। इसकी लागत क्या हो जी, कॉस्ट क्या होती है, बहुत कम होती है, और इसमें जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसका जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत कम होता है, इसीलिए हम इसको इंडस्ट्री पर्पस या तो फिर डोमेस्टिक पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा इसको वाइड रेंज पे यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए लोड स्थिर रहने के कारण इसका उपयोग सैनिटरी फंगल पंप में, या तो ब्लोअर में, या तो फिर ड्रिल मशीन में, या लकड़ी के कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो छोटी छोटी मशीनें होती हैं जनरली हम इसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन भी बहुत इजी होता है और इस पे जो हमको फोर्स जनरेट होता है या तो फिर इसका जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम होता है, इसीलिए हम इस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देखिए, आप स्क्वायरल केज को पहले आप बता चुका हूँ कि जो स्क्वायरल केज ये मतलब नॉर्मल स्क्वायरल केज होगा वो एक स्लॉट से एक रॉड के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होता है, लेकिन इसमें डबल स्क्वायरल केज, इसका क्या मतलब है, जो एक पिंजड़ा होगा इसमें अंदर भी दूसरा पिंजड़ा होगा, उसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये अब देख लीजिए, बाहर जो रॉड्स लगे होंगे या स्लॉट्स कटे होंगे, ये अलग स्लॉट्स लगा होगा, लेकिन ये अंदर वाला जो स्लॉट्स है ये भी एक स्लॉट्स होगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, रेजिस्टेंस हमको और ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू एकदम मिनिमम हो जाएगी और हमको और टॉर्क मिलना, अच्छा खासा टॉर्क मिलेगा, जिसकी वजह से ये मोटर रोटेट करेगी। ठीक है, तो चलिए सॉरी चलिए ये देख लीजिए, इसमें बहुत से डायरेक्ट जो डाउट्स होंगे आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, ये पेज का कैंसिल आउट हो गया था, इसी वजह से फिर से इसको वो लेक्चर को फिर से लाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इनर पोल्स होते हैं, मतलब इनर के जो अंदर होगा ये भी पोल होगा और ये जो बाहर वाला है ये भी पोल होगा। अब देखिए इसमें जो रॉड्स होंगे वो रॉड्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इसमें रेजिस्टेंस होगा उसकी भी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये इसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिंगल स्क्वायरल केज जो होगा इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है और घूर्णन गति ज़्यादा धारा होती है। इसमें डबल केज रोटर लिया, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें डबल केज रोटर का इस्तेमाल करते हैं। आउटर केज स्टेटर जो होगा वो ध्रुवों के समीप वाली
होती है जिसका हम प्रतिरोध अधिक होता है और प्रतिघात कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है आपको बताया कि वो रेजिस्टेंस जो होगा वो उसका प्रतिरोध होगा, प्रतिघात कम होता है मतलब जो इसका इम्पीडेंस होगा। इम्पीडेंस मतलब कि जो इसमें इंडक्शन प्लस रेजिस्टेंस ये दोनों मिलाकर हम इम्पीडेंस बनाते हैं और इम्पीडेंस की वैल्यू हमेशा कम रखने की कोशिश करते हैं। ये सारे इसमें डिमेरिट्स हैं किसी भी मोटर को रन कराने के लिए, क्योंकि इन्हीं डिमेरिट की वजह से ही हमारी मोटर स्मूथ नहीं चलती है। इसीलिए ये क्या है हमारे लिए प्रतिघात कम करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। प्रारंभिक जो घूर्ण होगा टॉर्क होगा वो बहुत अधिक होता है, प्रारंभिक धारा का मान कम होना चाहिए। और जो ब्रशेस होते हैं वो उसको बड़ा लगाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा इसमें करंट जो हमको मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। प्रारंभ में जो करंट होगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, देख लीजिए इसमें कंस्ट्रक्शन में सप्लाई जो है वो डेल्टा कनेक्टेड है और जो इसमें रोटर की सप्लाई है वो स्टार कनेक्टेड है। तो ये एक स्लिप रिंग टाइप का मोटर मैंने आप पिक्चर में दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है कि जो सप्लाई हमको दे रहे हैं 3 फेज की वो डेल्टा कनेक्टेड है और जो रोटर का जो जनरेट होती है म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो रोटर में सप्लाई जनरेट हो रही है वो स्टार कनेक्टेड है। ये सैफ्ट है इसका, इसमें देखिए स्लिप रिंग लगी हुई है, यहाँ पे ब्रशेस हैं, ये देख लीजिए इसमें ब्रशेस लगे हुए हैं। इसको हम क्या करते हैं एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, जिसको बाद में हम एक स्टार्टर रेजिस्टेंस होता है इसको बाद में हम रिमूव कर देते हैं और जब मोटर स्मूथली रन करने लगती है तब इसको हम हटा के फंक्शन ये काम करने लगता है टोटल, और ये मोटर स्मूथली रन करने लगती है जब हम ये रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको आज क्लियर हो गई होगी। इसमें देखिए सर्किट डायग्राम के बारे में आज कंप्लीट मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसमें देखिए जो सर्किट डायग्राम होगा यही इसी तरह का ही ट्रांसफार्मर का भी सर्किट डायग्राम बनेगा, क्योंकि ये जो पार्ट हैं ये सारे म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पे ही ये डायग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं। तो जो इसमें ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम होगा वो इसी तरह का, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है या तो फिर ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेम ही ऐसे इंडक्शन मोटर पे ही आप देख रहे होंगे कुछ ऐसा ही डायग्राम बना है जिसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी मतलब कि ये रोटर की वाइंडिंग है और ये स्टेटर की वाइंडिंग है। सप्लाई देख लीजिए इसमें क्या है आर है, मतलब कि उसका प्रतिरोध है, उसकी सप्लाई का प्रतिरोध है, और ये इसकी इंडक्टर है। और ये देखिए इसमें एक माइनॉरिटी सी करंट ऑलवेज अवेलेबल होती है जब, क्योंकि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए कोई रोटर या तो फिर स्लिप रखा जाता है, कोई रोटर रखा जाता है, तो इसमें रेडिजुअल करंट उत्पन्न होती है जो हमेशा रेगुलर बनी रहती है, चाहे मोटर स्थिर कंडीशन में रहे या तो फिर नॉर्मल कंडीशन में, तब भी क्या होगी ये जो करंट है इसमें ऑटोमेटिक जनरेटेड होगी। इसकी वजह से 2 करंट और होती इसमें बन जाती है जिसको हम कोर करंट या तो मैग्नेटाइज करंट बोलते हैं। ये क्या होता है इसमें कॉइल जो होती है इसमें जो वाइंडिंग होती है इसकी वजह से इसमें ये करंट जनरेट होती है। और इसमें ये देखिए कि सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो रोटर की वैल्यू होगी वो रेजिस्टेंस इसमें होगा, ये इसमें प्रतिरोध होगा, और इसकी वजह से कौन सा इसमें ईएमएफ जनरेट होता है, ये E1 है इसका प्राइमरी वाइंडिंग का, और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए E2 हम लेंगे। इसके सर्किट डायग्राम के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं आज। अब इसकी इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज तो आपका लेक्चर लगभग कंप्लीट हो रहा है, बस इसमें थोड़ा सा और आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करना, क्योंकि जो आप अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो प्राइमरी टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे टॉर्क के बारे में अगर आप समझ जाएंगे तो किसी भी मोटर में कैसे टॉर्क आता है, कितना टॉर्क आएगा, कितना कब मैक्सिमम टॉर्क होगा, उसकी सारी कंडीशन के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और इसमें देख लीजिए आप अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।